Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about new Chief Justice of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Let us first of all understand the appointment procedure of Chief Justice of India. देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करते हैं और उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर प्रेसिडेंट नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास भी कोई खास डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में कोई डिटेल्ड प्रोविजन या प्रोसीजर नहीं मेंशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट हैज बीन डन एज पर अ कन्वेंशन, एक तरीका है जिसको फॉलो किया जाता रहा है, जिसके हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड इन जनरल। और वो क्या है कन्वेंशन? तो जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो अब रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट हैपेंस एट द एज ऑफ 65। तो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो रिटायर हो रहे हैं, तो ही इज ऑफ कोर्स द सीनियर मोस्ट जज। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका नाम वो प्रपोज करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शुड बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सीजीआई। तो ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता रहा है राइट सिंस द इंसेप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बीच बीच में इस कन्वेंशन को एक आधा बार ब्रेक किया गया, स्पेशली ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी। तो बाद में इस कन्वेंशन को एक प्रोसीजर का शेप दे दिया गया आफ्टर सेकेंड जजेस केस इन 1993। आई जस्ट होप कि आप अपने बेसिक पॉलिटी क्लास से रिकॉल कर पा रहे होंगे द जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के पूरा डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। बट सेकेंड जजेस केस में इट वॉज रिवर्स्ड। वहां पे कोलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर जजेस की पोस्ट की वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहां पे अपॉइंटमेंट विल बी डन एज पर रिकमेंडेशन मेड बाय कोलेजियम। तो अभी यहाँ पे हम लोग कोलेजियम वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आई हैड ऑलरेडी कवर्ड इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको अपने बेसिक पॉलिटी क्लास से भी बातें याद आ रही होंगी, और नए स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम में फिर किसी और दिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द पॉइंट इज कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्स। ये एक कन्वेंशन था, बट इस कन्वेंशन को एक प्रोसीजर का शेप दे दिया गया 1993 के बाद से, सेकेंड जजेस केस के बाद। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि सीनियोरिटी इन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, बट इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, कि कितने समय से एक जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं एज ए जज, उसके बेसिस पे सीनियोरिटी डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जज है जिनकी एज है 64 ईयर्स, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं फॉर 1 ईयर ओनली, ही हैज बीन इन सुप्रीम कोर्ट फॉर 1 ईयर ओनली। जबकि कोई दूसरे जज है जिनकी एज है सिर्फ 60 ईयर्स, बट वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं पिछले 4 सालों से। तो जिनकी एज 60 ईयर्स है वो जज को सीनियर माना जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अ जज हैज सर्व्ड इन द सुप्रीम कोर्ट या इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं आफ्टर रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है एज नेक्स्ट सीजेआई। दिस वाज अर्लियर ए कन्वेंशन, बट नाउ इट इज अ प्रोसीजर आफ्टर सेकेंड जजेस केस 1993। एंड करंट न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस BR गवई जी को अपॉइंट कर दिया है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस BR गवई जी आज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ओथ लेंगे। देख सकते हैं जस्टिस BR गवई, ही विल बी सक्सीडिंग 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर के ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
Next topic is about right to repair movement in India. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझते हैं और फिर हम लोग आएंगे राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में कि क्या है और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इन जनरल, दे प्रैक्टिस द कल्चर ऑफ प्लान्ड ऑब्लिसेंस। प्लान्ड ऑब्लिसेंस का मतलब ये होता है कि वो अपने डिवाइसेस को इस तरीके से बनाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खराब हो ही जाए और उसको रिप्लेस करना पड़े, तभी तो जाकर के उनका बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा। इसी को कहा जाता है प्लान्ड ऑब्लिसेंस। कोई अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीद के लाओगे तो 2 से 3 साल बाद वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो हैंग होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो ये जानबूझ करके उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो कुछ दिनों बाद वो नॉन यूजफुल हो जाए, ऑब्लिसेंस वाले फेज में चला जाए, ताकि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहे इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की। अब इससे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? इट लीड्स टू रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स होते क्या हैं? द वेस्ट दैट come as a result of discarded electrical या electronic devices. For example, waste coming from mobile phone, laptop, washing machine, CTC, इन सबको कहा जाएगा ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से सॉइल पॉल्यूशन होता है क्योंकि कई सारे हेवी मेटल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक लीड, कैडमियम, मरकरी रिलीज होता है सॉइल में, विच हैज हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन प्लांट एज वेल एज माइक्रोबियल लाइफ। प्लस लैंडफिल, जो शहर के बाहर में जहाँ पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता है, वहाँ पे लैंडफिल्स पे अनड्यू प्रेशर पड़ता रहता है, और जब बारिश आती है तो बारिश का पानी के साथ ये जो हेवी मेटल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो लीच होकर के ग्राउंड वाटर में मिलता रहता है, और जिस कारण से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। प्लस कभी कभार अगर उसको बर्न कर दिया जाए, इनफॉर्मल वे ऑफ मैनेजिंग वेस्ट तो यही है, उसको जला देते हैं लोग। इनफॉर्मल बर्निंग से होता क्या कि टॉक्सिक फ्यूम्स आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, ऑल्सो डिग्रेडिंग एयर क्वालिटी। तो सॉयल, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन तीनों होता है ई वेस्ट के कारण, और ई वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स प्रैक्टिस द कल्चर ऑफ प्लान्ड ऑब्लिसेंस। ई वेस्ट की बात की जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मूवमेंट शुरू हो रही है पूरे दुनिया भर में, धीरे धीरे, अभी तो नेसेंट फेज में है बट इट इज स्लोली पिकिंग मोमेंटम। उस मूवमेंट का नाम है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। राइट टू रिपेयर मूवमेंट को प्रमोट करने वाले लोगों का मेन डिमांड ये है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ये प्रोवाइड करें हमें राइट टूल्स एंड इंफॉर्मेशंस, ताकि हम एज ए कंज्यूमर अपने इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिपेयर कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इनका इस्तेमाल कर पाएं, ताकि ई वेस्ट कम से कम रिलीज हो और हमारा भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। हम क्यों 2 साल में अपना लैपटॉप बदलें, क्यों 2 साल में मोबाइल फ़ोन बदलें? तुम हमें सिखाओ ना कि कैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट कर पाएँ, कैसे उसको रिपेयर कर पाएँ, ताकि हम उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल तक इस्तेमाल कर पाएँ। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ पिकिंग अप। कई सारे देशों में तो ये मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और जब मूवमेंट स्ट्रांग हो जाता है, जनता की तरफ से दबाव आता है इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, एंड व्हेन मूवमेंट बिकम्स वेरी स्ट्रांग देन इट ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ लॉ। जनता का डिमांड होगा तो सरकार को कानून बनाना भी पड़ेगा। अमेरिका के अंदर तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट हैज पिक्ड ह्यूज मोमेंटम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बहुत सारे जो अमेरिका के स्टेट्स हैं, यूएस स्टेट्स हैव ब्रॉट लॉ ऑल्सो, मैंडेटरी तरीके से अब वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर लिमिटेशन है कि उनको राइट टू रिपेयर रेस्पेक्ट करना है कंज्यूमर्स का। राइट टू रिपेयर रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स को उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है, प्रॉपर टूल्स प्रोवाइड करने हैं कि कंज्यूमर अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को काफ़ी हद तक खुद ही रिपेयर कर पाए, जब तक उसमें कोई मैसिव या मेजर डैमेज ना हो। राइट टू रिपेयर अगर हमारे पास आ जाता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स इट विल एम्पावर अस एज ए कंज्यूमर। हमारी चीज़ों के लिए हर छोटी छोटी चीज़ें अगर बिगड़ जाती हैं तो बार बार हमें सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड होगा। प्लस इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। जो ई वेस्ट डिस्चार्ज होता है लार्ज स्केल पे, वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो जाएगा। अब न्यूज़ ये है कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट कहीं ना कहीं भारत में भी मोमेंटम पकड़ रहा है, और भारत में अब राइट टू रिपेयर मूवमेंट को फैसिलिटेट कराने के लिए एक मेजर स्टेप लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। अभी तो ड्राफ्ट है, फाइनलाइज नहीं किया गया है, बट एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। उस फ्रेमवर्क का नाम है फ्रेमवर्क ऑन रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, जिसके अंतर्गत मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर अब नियम ये बनाया जाएगा कि उनका गैजेट जितना फ्रेंडली होगा रिपेरेबिलिटी
फैक्टर के हिसाब से उनको उतना बढ़िया रेटिंग दी जाएगी। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आप कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उनकी एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग देखते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। सिमिलरली अभी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, फाइनलाइज नहीं हुआ है बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फाइनलाइज्ड। उसके बेसिस पे अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी रेटिंग दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अभी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के बेसिस पे रेटिंग दी जाती है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अब रिपेरेबिलिटी इंडेक्स पे भी उनको रेटिंग दी जाएगी। इसमें रेटिंग अच्छी मिलेगी उन कंपनियों को जिनके प्रोडक्ट्स आर इजी टू रिपेयर, जो आराम से अपने स्पेयर पार्ट्स को अवेलेबल कराते हैं फॉर कंज्यूमर्स टू बाई। कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज लो, सॉफ्टवेयर अपडेट आराम से हो जाता है बिना किसी एक्सपर्ट इन इंटरवेंशन के। अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी होगी, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स में रेटिंग उतनी अच्छी होगी। और अगर खराब होंगी ये सारी चीज़ें तो फिर रिपेरेबिलिटी इंडेक्स में रेटिंग भी खराब होगी। तो इस तरीके से भारत के अंदर भी धीरे धीरे राइट टू रिपेयर मूवमेंट को एक तरीके से इन्फोर्स कराने के लिए पहला स्टेप लिया गया है। प्रॉपर कानून तो नहीं लाया जा रहा है बट रेटिंग दे करके कहीं ना कहीं नज करने की कोशिश की जा रही है कंपनियों को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, कि वो राइट टू रिपेयर ऑफ कंज्यूमर्स का रेस्पेक्ट करें। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। राइट टू रिपेयर मूवमेंट पे आपसे ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या है ये, और भारत के अंदर जो रिपेरेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो क्रिटिकल एनालिसिस में बेनिफिट्स तो आप देख ही चुके हैं, चैलेंजेस भी हैं। मैन्युफैक्चरर्स का रेजिस्टेंस होगा, वो जानबूझ करके घुमा फिरा करके इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि ये राइट्स रेटिंग उनकी अच्छी हो जाए, फिर भी हम इसको प्रैक्टिस ना कर पाए एंड ऑल। तो ये सब चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN कॉन्सेप्ट एट WTO। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले WTO के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1995 में बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है कि दुनिया भर के जो देश हैं, जो WTO के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स को यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट कराए ताकि ट्रेड पूरे दुनिया भर में हार्मोनाइज्ड हो पाए, आराम से इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। ये लक्ष्य है WTO का। उसके लिए वो ट्रेड रिलेटेड कानून बनवाता है, जो दुनिया के जो मेंबर कंट्रीज हैं WTO के, वो सब उसको यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई करें। उसके अलावा अगर कोई ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है तो भी उसको रिजॉल्व करता है WTO। आज के टाइम में लगभग 166 कंट्रीज हैं दुनिया के जो WTO के मेंबर है। तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज WTO मेंबर। सारे मेजर इकोनॉमी तो WTO के मेंबर हैं ही हैं। इंडिया हैज बीन ए मेंबर ऑफ WTO सिंस इट्स इंसेप्शन 1995। WTO का हेडक्वार्टर है इन जेनेवा। अब समझते हैं WTO के प्लेटफॉर्म पे तो कई सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, बट वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, MFN प्रिंसिपल ऑफ WTO। MFN प्रिंसिपल सिंपली मीन्स कि every member country of WTO will treat every other member country of WTO equally। किसी के साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम, या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट भी नहीं करना है। एवरी कंट्री हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। फॉर एग्जांपल, अगर भारत नियम लगाता है कि स्टील इंपोर्ट पे हम 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे इफ स्टील इज कमिंग फ्रॉम से सिंगापुर, तो यही रेट हमको बाकी देशों पे भी लगाना होगा जो WTO के मेंबर हैं। अगर हम 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं स्टील के ऊपर, इफ स्टील इज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, तो सेम रेट हैज टू बी अप्लाइड ऑन अदर कंट्रीज ऑल्सो। कि चाइना से भी इंपोर्ट आएगा तो 10% ही लगाएंगे, दूसरे देशों से भी आएगा तो भी हम 10% ही लगाएंगे। ये होता है MFN का प्रिंसिपल। एवरी कंट्री हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली, द सेम बेनिफिट हैज टू बी गिवन टू ऑल। इफ अ कंट्री लोअर्स टैरिफ रेट्स, इंपोर्ट ड्यूटी घटाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाता है फॉर वन मेंबर, द बेनिफिट हैज टू बी पास टू ऑल अदर मेंबर कंट्रीज। ये जो WTO का MFN प्रिंसिपल है, इट इज डिसाइडेड और फॉलोड एज पर आर्टिकल 1 ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ was earlier existing before coming up of WTO, जिसके हिसाब से दुनिया भर के मेंबर कंट्रीज ट्रेड करते थे। तो ये सिर्फ एक इंटरनेशनल लॉ था। बाद में WTO को बनाया गया 1995 में, और इस लॉ को अब WTO प्लेटफॉर्म पे इंप्लीमेंट कराया जाता है। तो
GATT, General Agreement on Trade and Tariff, is an international law with respect to harmonizing international trade. वहाँ पे MFN principle has been mentioned in Article 1. GATT was now adopted by GATT was in 1995 adopted by WTO, and since then WTO has taken responsibility as an organization to implement this international law, जिसका नाम है GATT, जिसके आर्टिकल 1 में MFN प्रिंसिपल मेंशन किया गया है। अब दो बातें आपको MFN प्रिंसिपल्स की तरफ से या विथ रिस्पेक्ट टू याद रखने की जरूरत है। पहला, अगर दुनिया के कुछ देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो कमिट करते हैं साफ साफ कि दे आर गोइंग टू पास सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू ईच अदर, तो दैट FTA विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ MFN प्रिंसिपल। प्लस अगर एक देश चाहे तो दूसरे देश से MFN राइट्स को छीन सकता है अगर उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हुआ तो। फॉर एग्जांपल, भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे से MFN प्रिंसिपल विड्रॉ किया हुआ है राइट सिंस 2019 ओनली, पुलवामा टेरर अटैक के बाद से। वैसे देयर इज नो फॉर्मल प्रोसीजर detailed at WTO platform regarding suspension of MFN treatment, but a member country generally withdraws या suspends MFN status if there are security threats from each other. भारत पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे से MFN principles या MFN rights withdraw किए हुए हैं राइट सिंस 2019। हाल फिलहाल में MFN principles were in news क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में आने वाली जितनी भी दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उनके दाम को रिड्यूस किया जाएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो अमेरिका में बेची जाती हैं वो बाकी दुनिया के देशों के तुलना में 3 गुना ज़्यादा दाम पे बिकती हैं। अभी तक तो यही चलता रहा है, अमेरिकन मार्केट में फार्मास्यूटिकल कंपनियां दाम बढ़ा करके बेचती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है कि नो यूजिंग MFN प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि यूजिंग MFN प्रिंसिपल नाउ यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दीज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बाय 60 to 90% इन ऑर्डर टू मैच द रेट्स इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर केस में MFN प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है इवन एक्सपर्ट्स डू नॉट अंडरस्टैंड, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया बस कि यूजिंग MFN प्रिंसिपल वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए, भारत की कंपनियां जो हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोड्यूस करने में बहुत आगे हैं, सन फार्मा, रैनबैक्सी एंड ऑल। अब ये कंपनियां जिस दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचती थी अमेरिका में, उस दाम को उनको कट डाउन करना होगा 60 to 90% तक, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में ज़्यादा दाम मिल जाता तो ज़्यादा दाम पे बेचती थी। नाउ बट आफ्टर दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनको अपने प्राइस को कट डाउन करना होगा। इससे भारत की कंपनियों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर केस में MFN प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है? जैसे फ्रांस में वही सामान अगर 100 का था तो अमेरिका में वो लगभग 300 का था, अब उसको घटा करके 100 रुपए में ही बेचना है या डॉलर में बेचना है मान लीजिए। बट इसमें MFN प्रिंसिपल का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है WTO का, दैट इज नॉट क्लियर। बट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइल साइनिंग दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेड कि यूजिंग MFN प्रिंसिपल आई एम ऑर्डरिंग नाउ ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड हु sell their product in America, they have to reduce the cost of their product by 60 to 90%। इससे इंडियन कंपनियों को नुकसान होगा क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां खूब सारा प्रोडक्ट बेचती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि US टिल नाउ पेज अबाउट 3 times more for the same drugs as compared to other high income nations, but after this executive order the price will be at level। करंट न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट MFN प्रिंसिपल एट WTO इज इंपॉर्टेंट, तो उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्विस फी। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए कहीं, देख लेते हैं क्या होता है सर्विस फी। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आप कभी मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपका ये इस तरह का बिल आया, बिल के नीचे फिर GST भी लगता है, वो GST एक बात हो गई। GST के अलावा रेस्टोरेंट वाले कभी कभार एक एक्स्ट्रा फीस ऐड कर देते हैं जिसको वो लोग कहते हैं सर्विस फी या सर्विस चार्ज। 2800 रुपए का आपने खाना खाया, 10% उन्होंने सर्विस चार्ज लगा दिया 280 रुपए, और फिर जो बिल आया उसके ऊपर GST लगा रहे हैं। तो GST तो कानूनी तौर पे देना है आपको, वो तो मैंडेटरी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कानूनी तौर पे देना है। बट ये जो सर्विस चार्ज है इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, इट इज लाइक अ टिप ओनली, राइट। अब ये जो सर्विस चार्ज लगाते हैं रेस्टोरेंट वाले,
इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। ये बस एक तरीके से कि इतने का आपने खाना खाया, बाकी हमारे वेटर वगैरह ने आपको सर्विस दी, लाला करके सर्व किया तो उसका 10% एक्स्ट्रा दो। बट इट डज नॉट हैव एनी लीगल बेसिस। सर्विस चार्ज देना इज लाइक गिविंग टिप, जो आप मना कर सकते हैं। तो टिप तो हम लोग अपने मन से देते हैं। खाना का बिल आया, मान लीजिए 2800 रुपये, आपने 3000 रुपये रख दिए, 200 रुपये का टिप दे दिया, वो तो आपके मन पे है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं आजकल, टिप निकालने का एक तरीका निकाला उन्होंने, कस्टमर से टिप निकलवा लेने का, कि बिल में ही टिप ऐड कर देते हैं सर्विस चार्ज बोल करके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्विस चार्ज का कोई लीगल बेसिस नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर कस्टमर्स टू पे इट। साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस 2017 में बोला गया कि सर्विस चार्ज इज नॉट मैंडेटरी फॉर कस्टमर्स टू पे। इवन दिल्ली हाई कोर्ट इन 2024 ऑर्डर हैज सेड दैट इट सर्विस चार्ज इज नॉट मैंडेटरी और इन्फोर्सिबल। तो अगर आपके ऊपर रेस्टोरेंट वाला ऐसा बिल लाता है, उसमें सर्विस चार्ज ऐड करके भी ले आता है, तो आप उसको साफ साफ बुला करके कह सकते हैं कि सर्विस चार्ज हटा दो। अगर आपकी इच्छा है तो दीजिए, अदरवाइज यू कैन आस्क द कंसर्न्ड मैनेजर और ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट और होटल टू रिमूव द सर्विस चार्ज एंड लीगली दे आर बाउंड टू रिमूव इट। अगर नहीं करते हैं तो यू कैन ऑल्सो रजिस्टर ए कंप्लेन ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये हाई कोर्ट के पास भी सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने का पावर है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इट इज नॉट मेंशन इन एचडीजी। शक्ति पॉलिसी में सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब पीपीए परचेज पावर परचेज एग्रीमेंट का कंडीशन रिमूव कर दिया गया है एज पर द रिवाइज शक्ति पॉलिसी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड YR 24 में तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।